Hello everybody. In this video, we will be talking about the most important topics for ABM component of CAB exam. As you know that your exam is scheduled on 24th of November. जो इस साइकिल का एग्ज़ाम है that is on 24th of November and I hope कि प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होंगी सबकी. अगर कुछ भी आपको डाउट है then we are here to help you and in order to help you out also we have come up with this particular video. अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हमने टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं सारे एंड वी हैव गेन्ड सम स्ट्रेंथ ऑल्सो और हमें अपनी वीकनेसेस का भी पता लग गया है. तो अब हम कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे टारगेट करें. फाइन, आपने अपने हिसाब से पढ़ लिया अभी तक, अगर नहीं भी पढ़ा है देन ऑल्सो दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट. बट आई एम टेकिंग अ सिचुएशन जहाँ पे आपने पढ़ लिया है, आपको पता है कि आपके कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कौन से उतने नहीं हैं, तो उनके सब टॉपिक्स या उनके पर्टिकुलर टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. फाइन, इससे होगा क्या, थोड़ा आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो ईज आउट होएगी. कैसे, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा हमारा प्रिपरेशन का. फाइन, तो यही वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं आपके एबीएम कंपोनेंट ऑफ कैब एग्जाम के. फाइन, और इसको जज करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मॉड्यूल हमें फोकस करना है. जैसे लास्ट साइकिल में जुलाई में आपके पास मॉड्यूल बी एंड डी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, एचआरएम और आपका कंप्लायंस एंड ऑडिट में से. और जो लास्ट नवंबर का साइकिल था वहाँ पे आपके मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. मॉड्यूल ए कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स का. फाइन, तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो आपको आइडियली जो फोकस करना चाहिए, मॉड्यूल बी तो सबसे अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको. दिस इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ द कंप्लीट एबीएम कंपोनेंट. फाइन, तो यहाँ पे आपको 30 to 35 क्वेश्चंस हमेशा हर एक एग्जाम साइकिल में हमने देखे हैं कि आते ही आते हैं. तो मॉड्यूल बी पे फोकस करेंगे एंड इस बारी वी विल ट्राई कि मॉड्यूल डी को हम इग्नोर ना करें, है ना. क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, मॉड्यूल ए और बी पे ज़्यादा फोकस किया था, डी थोड़ा सा बैक स्टेज पे चला गया था. बट इस बार हम मॉड्यूल डी को भी अच्छे से फोकस करेंगे सो दैट आपका अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एंड यू आर गुड विद द फार्मूलाज तो मॉड्यूल ए तो वैसे भी हो जाना है. एंड मॉड्यूल सी जो है इट पर्टेन्स टू योर क्रेडिट मैनेजमेंट. तो बैंक में अगर सबसे ज़्यादा रिलेटेबल मॉड्यूल मैं बोलूँ कि बैंकिंग लाइफ में आपका जो भी सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलेटेबल मॉड्यूल है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, दैट इज़ मॉड्यूल सी. तो फोकस ऑन मॉड्यूल बी एंड डी एंड डू नॉट स्किप मॉड्यूल ए एंड सी. अब देखते हैं एक एक टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है. स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल ए से, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. सबसे पहले यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ है नहीं जो कि एग्ज़ाम रेलिवेंट हो. सिंपल इंट्रोडक्शन है, तो आपने इस चैप्टर को एज इंट्रोडक्शन ही लेना है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के, क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है. बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यू आर डन विद द चैप्टर नंबर 1. यूनिट नंबर 2 से आपकी जो स्टैटिस्टिक्स जर्नी है वो स्टार्ट होती है. दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं. फाइन, सम डेफिनेशंस आर देयर विच आर प्रेजेंट इन दिस चैप्टर. तो उन डेफिनेशंस को आपने अच्छे से पढ़ना है कि क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास लिमिट क्या होती है, आपके पास फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है एंड ऑल्सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फाइन, फिर कुछ टॉपिक यहाँ पे आएंगे जैसे कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो क्या होती है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, बेसिकली सीएलटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जिनके थ्रू हम सीएलटी को यूज़ कर सकते हैं. प्लस देयर आर टॉपिक्स जिसके अंदर आप सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं ये देखेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं ये देखनी है. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको फोकस करने हैं. कौन से डेफिनेशंस जो भी हैं, फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम और प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सैम्पलिंग कैसे होती है वो आपको आइडिया होना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट वन टॉपिक इज़ देयर दैट इज़ फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, एफपीएम. ये भी आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट बिकॉज इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, लास्ट साइकिल में भी आया हुआ है. देन यू कैन से द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर मॉड्यूल ए इज़ यूनिट नंबर 3. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. यहाँ पे आपके पास जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं कौन से, मीन मीडियन मोड वो आपको पता होना चाहिए. डिस्पर्शन के कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जो भी कोफिशिएंट के फार्मूलाज हैं. एंड स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए. मेजर ऑफ स्क्यूनेस पता होना चाहिए कि कौन सा है और बेंचमार्क हम कौन सा रखते हैं स्क्यूनेस के अंदर. कर्टोसिस में हम बेंचमार्क किसे रखते हैं. फाइन, मीजोकर्टिक क्या होता है, लेप्टोकर्टिक क्या होता है, प्लेटोकर्टिक क्या होता है, वेरियस टाइप्स आर देयर. तो वो आपको अगर पता होंगी देन एग्जाम में ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक. फाइन, तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे. ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, लेट मी टेल यू, दिस इज़ फार्मूला बेस्ड. फाइन, फार्मूलाज जो हैं अगर आपको आ गए
देन यू आर गुड टू गो। तो जो भी फार्मूलाज गिवन है ना इस यूनिट में, आपने कोई भी छोड़ के नहीं जाना है, सिंपली उनका एक लिस्ट बनाओ और अपने पास रखो, उन्हें रिवाइज करते रहो बार बार और क्वेश्चन सॉल्व करो उन पे बेस्ड, ईजिली आपको याद हो जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा टफ फार्मूलाज नहीं है। देन मूव ऑन टू यूनिट नंबर 4, जहाँ पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन हम कब यूज़ करते हैं और रिग्रेशन कब यूज़ होते हैं। बेसिकली कोरिलेशन क्या स्टडी करता है, रिग्रेशन क्या स्टडी करता है। कोरिलेशन के अंदर कोई जो फार्मूलाज गिवन है हमारे पास वो कैसे हम अप्लाई करेंगे और रिग्रेशन के अंदर कैसे अप्लाई होगा। मोर और लेस यू मस्ट फोकस ऑन दी टॉपिक ऑफ कोरिलेशन ओनली। रिग्रेशन जो है वो आपको ओवरव्यू लेना है कि रिग्रेशन कैसे डिफरेंट है कोरिलेशन से। देन टाइम सीरीज़ के अंदर आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन टाइम सीरीज़ होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कौन से फार्मूलाज हैं जो आपका स्ट्रेट लाइन का फार्मूला यूज़ हो रहा है या फिर पैराबोलिक कर्व का या फिर कर्वीलीनियर फार्मूलाज जो यूज़ हो रहे हैं, ये तीनों फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। एंड फर्दर हम कैसे एक कर्वीलीनियर क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो भी पता होना चाहिए कि हम एस्टिमेट कैसे करेंगे। बेसिकली 4 और 5 जो हैं इनको आप अगर एक मान के चलेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, बिकॉज कोरिलेशन रिग्रेशन में जो हमने पढ़ा है ना 2 वेरिएबल के बारे में, उसमें से एक वेरिएबल को अगर हम टाइम मान लें तो टाइम सीरीज का पूरा चैप्टर ही बन जाता है वो। फाइन। आफ्टर दैट यू हैव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ मॉड्यूल ए। यहाँ पे आपने क्या फोकस करना है, फोकस होना चाहिए आपके पास कि जो प्रोबेबिलिटी की टाइप्स हैं वो कैसी हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की। फाइन। यहाँ पे तो आप चैप्टर नंबर 3 में प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैसे हम सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं वो देख लेंगे, बट यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो फार्मूलाज है वो हमें पता होना चाहिए, बाइनोमियल इक्वेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट यू मस्ट ऑल्सो नो द formula of you can say binomial, and along with that you must know the formula for the Bernoulli equation। एक Bernoulli equation भी होती है जो कि इससे ही रिलेटेड है binomial equation से। फाइन। ये 2 फार्मूला हमें पता होना चाहिए और बाकी के जो फार्मूलाज हैं दैट आर ऑल्सो मैंशनड हेयर, जैसे कि ऑप्शन वैल्यूएशन का एक फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए, वैल्यू एट रिस्क एक टॉपिक है दैट वी मस्ट नो, एंड और भी यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। तो इस यूनिट में तो जितने भी टॉपिक्स मेंशन है ना आपके सिलेबस में, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज क्रेडिट रिस्क से लेके और मैथमेटिकल इक्वेशन तक सब कुछ कवर्ड है इस पर्टिकुलर यूनिट में, तो ये यूनिट तो छोड़ना ही नहीं है। मार्क दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 6 एस्टिमेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सिमुलेशन। यू कैन हैव एन ओवरव्यू। फाइन। एक ओवरव्यू ले लो आप कि क्या होता है इसमें, अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर साइकिल में पूछा गया तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्टिमेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपलेक्स मेथड क्या होता है, सिमुलेशन में जो प्रोसेस है सिमुलेशन का वो कैसे वर्क करता है, दैट इज इट। फाइन। तो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 2 पे प्राइम फोकस रहेगा, उनके सब टॉपिक्स पे प्राइम फोकस रहेगा, बाकी आपने ओवरव्यू लेना है इफ़ यू वांट कि आपका मॉड्यूल जल्दी से कवर अप हो जाए। आफ्टर दैट वी कम टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट you can say module of ABM, that is module B HRM। अब 7 यूनिट्स हैं, 7 के 7 सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, यू कैन नॉट स्किप एनी यूनिट, बिकॉज हर साल किसी ना किसी यूनिट को ज़्यादा वेटेज मिल जाती है, बाकियों को कम मिलती है, बट पूछा सबसे जाता है। फाइन। तो जैसे सबसे पहला जो यूनिट है ये फंडामेंटल ऑफ HRM, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन HRM एंड HRD। बाकी तो जो टॉपिक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो बेसिक एक ओवरव्यू है, फंडामेंटल भी उसमें बताए हैं HRM के चैप्टर में, बट जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन HRM एंड HRD, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप स्किप नहीं कर सकते, अच्छे से पढ़ो इसको, टाइम दो थोड़ा सा, बिकॉज जो केस स्टडीज़ आती है ना वो यहाँ से डायरेक्टली पूछी जाती हैं, इस हालांकि पूरे मॉड्यूल से पूछी जाती है, मॉड्यूल बी से, बट यहाँ से HRM और HRD का जो आपका बैंक या फिर कोई एक यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन को रख के केस स्टडी में आपसे HRM और HRD का रिलेशनशिप इनडायरेक्टली पूछा जाता है। फाइन। तो ये आपने ज़रूर से करना है। फिर आते हैं हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ मॉड्यूल डी और मॉड्यूल बी, दैट इज़ यूनिट नंबर 11 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे पहला ही जो टॉपिक दिया हुआ है बुक में HRD और उसका जो सब सिस्टम्स है ना, HRD एंड इट्स सब सिस्टम्स, ये आपने ज़रूर से पढ़ के जाना है। केस स्टडी इस पे पहले पूछी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है, नरसिम्हन कमेटी जो है वो भी यहाँ पे गिवन है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है
यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड जो सब हर बार ही पूछा जाता है जिस टॉपिक से, वो है आपका करियर पाथ प्लानिंग, CPP जो है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक साइकिल में, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। फाइन। एक जौहरी विंडो जो है दैट इज गिवन इन योर सेल्फ डेवलपमेंट टॉपिक, सेल्फ डेवलपमेंट में जौहरी विंडो है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप दिस। आफ्टर दैट वी हैव यूनिट नंबर 12, जहाँ पे आपके पास ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रेबल हाइपोथेसिस। फाइन। रेबल हाइपोथेसिस से नवंबर में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली, इनफैक्ट एक केस स्टडी भी थी, इनडायरेक्टली रेबल हाइपोथेसिस की बात हो रही थी वहाँ पे, तो ये आपने नहीं छोड़ के जाना टॉपिक रेबल हाइपोथेसिस का। इसके अलावा जो भी थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, वो ज़रूर से पढ़नी है सारी की सारी। अलॉन्ग विद दैट एक एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क है, एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से भी केस स्टडी पूछी जा सकती है। वी आर एक्सपेक्टिंग वन केस स्टडी फ्रॉम दिस। देन वी कम टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर HRM मॉड्यूल, दैट इज एम्प्लॉयज फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम। इस पे डायरेक्ट केस स्टडी आई थी PLI की। फाइन। इसी चैप्टर में वो गिवन है टेबल, जहाँ से डायरेक्टली एक केस स्टडी पूछी गई थी PLI की। सो ये चैप्टर तो आप छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे जितने भी टेबल्स गिवन है, जितने भी आपके पास यू कैन से केस स्टडीज आर ऑलरेडी गिवन इन दिस यूनिट, वो हो गई, प्लस जो भी आपके पास डेटा पॉइंट्स गिवन है ना इस चैप्टर में, वो आपने नहीं छोड़ के जाने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली जैसे PLI की आई वैसे ही कोई रियल लाइफ बैंकिंग इंडस्ट्री की केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। सो यू कैन नॉट स्किप दिस चैप्टर। छोटा चैप्टर है, बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है। देन वी मूव ऑन टू दी यूनिट नंबर 14, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर से पहले क्वेश्चंस आए हैं, बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो ये नहीं छोड़ सकते। अलॉन्ग विद दैट वन मोर टॉपिक इज देयर, दैट इज BEI, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू। फाइन। BEI इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू में क्या है बेसिकली कि आपके पास जो केस स्टडीज़ हैं वो डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, प्लस केस स्टडी के अलावा जो ये बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू है, यहाँ से आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस BEI। फाइन। तो ये अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस मॉड्यूल इटसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ ABM। Then we move on to the कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन, यूनिट नंबर 15। यहाँ पे आपके पास टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गए, देन रीजंस क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो एक पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ना कॉन्फ्लिक्ट की, वो आपको पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप्स, देन रीजंस, देन रेजोल्यूशन। फाइन। एंड तक हमें लेके जाना है, रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली। नेगोशिएशन से उतने क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि केस स्टडी बेस्ड आए। फाइन। कोई क्वेश्चन नेगोशिएशन का, जैसे कि यहाँ पे थॉमस किलमैन की एक मॉडल होता है रेजोल्यूशन के अंदर, वो पूछा गया था। इसी पे बेस्ड या तो नेगोशिएशन से रिलेट करके वो पूछ सकते हैं या फिर एक फ्रेश केस स्टडी भी आ सकती है। आफ्टर दैट वी हैव HRM एंड IT। उतने क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं फ्रैंकली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर यूनिट से, बट अगेन EHRM इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। EHRM इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से भी केस स्टडी पूछी जा सकती है। तो अगर आप समराइज करना चाहो मॉड्यूल नंबर D, दिस इज़ केस स्टडी हैवी मॉड्यूल। फाइन। केस स्टडीज़ जितनी भी आनी है आपके एग्जाम में, उसमें से 70% केस स्टडीज़ मॉड्यूल B की होने वाली हैं। एंड जो चैप्टर्स हैं दे आर नॉट दैट मच, 7 यूनिट्स हैं। 7 में से भी अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो टॉपिक्स आर गेटिंग रिपीटेड, बार बार जो है टॉपिक्स रिपीट ही होते हैं। जैसे वूका लगा लो, एक टॉपिक है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, हर बार ही पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। आफ्टर दैट जौहरी विंडो का क्वेश्चन जो है हर एक साइकिल में पूछा गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है वो आएगा नहीं आएगा, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद HRM और HRD का रिलेशनशिप है जो ये पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एटलीस्ट उस पर हमें फोकस करना चाहिए, उन टॉपिक्स पे बेसिक। अब आते हैं हम मॉड्यूल नंबर C, दैट इज क्रेडिट मैनेजमेंट। यहाँ पे ओवरव्यू अगर लेना है क्रेडिट मैनेजमेंट होता गया है, देन यूनिट 17 आप पढ़ सकते हैं, बट उतना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिंपली आपको जो PSL टारगेट्स है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स, वो देख लेना है कि कौन से हैं जो बुक में गिवन है। अलॉन्ग विद दैट जो RBI की गाइडलाइंस है वो आपने स्किप नहीं करनी है। फाइन। RBI की गाइडलाइन स्किप नहीं करनी है। जैसे मॉड्यूल B में क्या था, केस स्टडीज हैवी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास अगर समराइज करो पहले ही तो RBI की जितनी भी गाइडलाइंस है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे पूछी गई हैं एंड आगे भी पूछी जाएंगी।
देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल अगर मॉड्यूल सी में आएगा तो यहाँ से ही आने वाला है, तो न्यूमेरिकल पे आपने फोकस करना है अगर मॉड्यूल सी के टारगेट द यूनिट नंबर 18। देन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, अगेन न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बट जो वर्किंग कैपिटल की आपकी साइकिल होती है वो टॉपिक आपने नहीं छोड़ के जाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म लोन्स में, क्रेडिट डिलीवरी एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग में, एंड क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, ये जो 3 यूनिट है यहाँ पे बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो ओवरव्यू आप ले सकते हैं इसका, अगर तो बैंक में ऑलरेडी जैसे आप कर ही रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, बट अगेन अगर कोई आरबीआई गाइडलाइन है या फिर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपने ज़रूर से पढ़ लेनी है। उसके बाद आते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग में। दीज टू टॉपिक्स और दीज टू यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड हैं सारे पढ़ने हैं आपने, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अभी तक उतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया है एग्जामिनर ने से, बट इसको आप छोड़ नहीं सकते, रिस्क मैनेजमेंट वाले यूनिट को, एंड आरआरआर दैट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। यहाँ से आपके पास बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। और इसको आपने कैसे रिलेट करना है कि स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है, फाइन, स्ट्रेस्ड एसेट के अंदर एनपीए क्या होते हैं, फिर एसएमए अकाउंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास वेरियस गाइडलाइंस है आरबीआई की, वो आपने देखनी है। फिर एक फ्रेमवर्क का टेबल गिवन है, डीसीसीओ का जो फ्रेमवर्क है उसका टेबल गिवन है, वो आपने देखना है। तो मोर और लेस अगर मैं समराइज करूं तो यूनिट नंबर 18, 23, 24 एंड 25 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर मॉड्यूल नंबर सी। यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट अंडर आईबीसी, जो आईबीसी 2016 है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ ना नॉर्म्स दिए हुए हैं टेबल के अंदर कि आपको रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर ये टाइम नॉर्म्स फॉलो करने हैं, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे अगर पहले पढ़ लिए हैं, अगर नहीं पढ़े तो जस्ट फोकस ऑन द टेबल्स। फिर आते हैं मॉड्यूल डी में, दैट इज़ योर कंप्लाइंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, or you can say a very very important module, not unit. Unit number 26 and unit number 27, 28, these are very important। यहाँ पे जो भी आपके पास compliance function in banks given है, various functions are given कि roles and responsibility क्या होती हैं चीफ compliance officer की, और उसके साथ साथ आप पैरेलली अपनी ब्रांच लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं वो गिवन है, तो ये आपने ज़रूर से पढ़ना है। कंप्लायंस ऑडिट के अंदर एक रबिया करके है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है हर बार। कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ सीसीओ, फाइन, सीसीओ को सेंटर स्टेज रख के हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर समझते हैं, तो ये भी ज़रूर से आपने पढ़ना है, स्किप नहीं करना है टॉपिक। उसके बाद एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड मॉनिटरिंग कंप्लायंस होता है कि बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क, यहाँ पे एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को आपने अच्छे से पढ़ना है, जो टेबल गिवन है कि कैसे कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है और कितना टाइम में रिपोर्ट कर रहे हैं वो, फाइन, टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे जो टाइम लाइन्स है वो गिवन है और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद आपका आता है कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी फ्रेमवर्क। अभी जो जीआरसी फ्रेमवर्क है दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से केस स्टडी जो है अभी तक पूछी नहीं गई है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार केस स्टडी ज़रूर पूछी जाए। और साथ में जो विसल ब्लोअर पॉलिसी है दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन योर यूनिट नंबर 30 ओनली, फाइन, विसल ब्लोअर पॉलिसी अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से। फिर आते हैं हम कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन एनबीएफसी। एनबीएफसी इसके लिए अलग से ही चैप्टर है ये, तो फोकस हम कर सकते हैं यहाँ पे। देर आर वेरियस लेयर्स, फाइन, एनबीएफसी इसकी वेरियस लेयर्स हैं जिनके अराउंड वेरियस यू कैन से पैरामीटर्स आर डिफाइंड बाय आरबीआई कि अपर लेयर, मिडल लेयर एंड यू कैन से लोअर लेयर और ग्राउंड लेयर जो हम कहते हैं एनबीएफसीज की, उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं जो आरबीआई ने डिफाइन किए हैं, बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स का क्या रिलेशनशिप होता है उसमें, एंड ऑल्सो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस क्या हैं जो चेंजेस अभी होने हैं 2025 में, जो चेंजेस होने हैं और पहले क्या थे, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। फ्रॉड एंड विजिलेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके पास वेरियस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं फ्रॉड की कि कौन से होते हैं, डेटा थेफ्ट क्या होता है, उसके बाद आपके पास जो फिशिंग होती है, विशिंग होती है, स्मिशिंग होती है, आफ्टर दैट यू हैव कि जो बेसिकली फ्रॉड को डिटेक्ट कैसे करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आरबीआई गाइडलाइंस क्या हैं वेरियस बैंक्स के लिए कि कैसे आपको इसको मतलब सोर्स आउट करना है। जूस जैकिंग क्या होती है,
बहुत सारी वन लाइनर टर्म्स हैं जो कि आप स्किप नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि नहीं है उतना चैप्टर, बट टर्म्स आर वेरी, बहुत सारी, काफ़ी सारी टर्म्स हैं, तो एक एक करके अगर आप पढ़ेंगे इन्हें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट आपका जो मॉड्यूल सी एंड डी है, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो गिवन, फाइन। दोनों में कुछ कुछ चैप्टर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्कैटर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, बट आपको ये क्लब करके पढ़ना है जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुक में गिवन है, फाइन। तो ये था आपका कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एबीएम कंपोनेंट के लिए। पढ़ना कहाँ से है, अगेन जो आईआईबीएफ की बुक है वहाँ से हम पढ़ेंगे। फोकस कहाँ पे करना है, टेबल और ग्राफ जो भी गिवन है आपको आपके मॉड्यूल बी में जितने भी टेबल हैं, या सी और डी में जितने भी टेबल्स हैं उन पे फोकस करना है। ग्राफ्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल ए के लिए। इक्वेशंस अगेन मॉड्यूल ए में और मॉड्यूल सी के यूनिट नंबर 18 में। केस स्टडीज फॉर मॉड्यूल बी एंड डी, केस स्टडीज पूछी जाएंगी इनसे। कीवर्ड्स एंड ग्लॉसरी जो बुक के एंड में दी हुई है हर एक चैप्टर की, वो आपने पढ़नी है, और जो क्वेश्चंस गिवन है ना वो भी आप एक बारी गो थ्रू लोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा। सो माय एडवाइस वुड बी रीड and revise so that we will become exam ready. Okay, so this was it for this particular video. For the benefit of you guys, we have also come up with the CAB 2024 master course जहाँ पे आपको ABM, BFM, ABFM और BRBL का comprehensive coverage मिलने वाला है। All the live classes will be starting from you can say अराउंड 10th ऑफ नवंबर, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 24th ऑफ नवंबर, फाइन। वहाँ से आपकी 10 नवंबर के अराउंड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेज आर देयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ओनली, एंड प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं और फुल एंड मॉक्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। सो थैंक यू एवरीबody फॉर बीइंग पेशेंट listeners. This was it for this particular video. If you like the content which we are providing on the YouTube channel, you can consider subscribing it. Channel's name is EduTab JIB CIB. In case you have any doubt or you want to share any feedback, then you can contact us at hello@edutab.co.in. Keep revising, and I wish you all the best.